नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे वैज्ञानिक की जिनका नाम सुनते ही दिमाग में आता है एवोल्यूशन यानी विकासवाद। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं चार्ल्स डार्विन की। इस पूरी बातचीत में हम देखेंगे कि कैसे एक ऐसा नौजवान जिसे खुद अपने भविष्य का कोई अंदाजा नहीं था, इतिहास के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक बन गया, और कैसे उनके एक विचार ने जीव विज्ञान को एक नया आधार दिया। तो चलिए उनके इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे उनकी, कह सकते हैं, एक अप्रत्याशित शुरुआत से। फिर उस समुद्री यात्रा पर चलेंगे जिसने उन्हें प्रेरणा दी। उनके विकासवाद के सिद्धांत को समझेंगे, उनकी क्रांतिकारी किताब के बारे में जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी कितनी जिंदा है। तो सबसे पहले बात उनके शुरुआती दिनों की। देखिए, ये वो दौर था जब कोई भी, शायद खुद डार्विन भी नहीं सोच सकता था कि वो आगे चलकर इतने बड़े प्रकृतिवादी बनेंगे। जरा सोचिए, ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि उनके अपने पिता रॉबर्ट डार्विन के थे। इससे अंदाजा लगता है कि उनकी शुरुआत कितनी साधारण थी और उन्हें खुद को साबित करने के लिए कितना लंबा सफर तय करना था। देखिए, डार्विन को अपनी असली मंजिल, अपना असली पैशन ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा। पहले उन्होंने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से मेडिसिन की पढ़ाई करने की कोशिश की, फिर कैम्ब्रिज में पादरी बनने की पढ़ाई शुरू की। लेकिन असल में प्रकृति के लिए उनका जो जुनून था वही उन्हें उनकी सही राह पर ले आया, और 1831 में वो HMS बीगल जहाज पर एक प्रकृतिवादी के तौर पर शामिल हो गए। और बस यही वो एक फैसला था, वो एक मोड़ था जिसने सब कुछ तय कर दिया। अब हम बात करेंगे उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अनुभव की, यानी HMS बीगल की उस ऐतिहासिक समुद्री यात्रा की। ये कोई यूं ही कुछ हफ्तों या महीनों की यात्रा नहीं थी, पूरे 5 साल। सोचिए, 5 साल तक दुनिया भर में घूमना। इस यात्रा ने डार्विन को कुदरत को इतने करीब से देखने समझने का एक ऐसा मौका दिया जो शायद ही पहले किसी को मिला हो। और इस यात्रा में खास तौर पर गैलापागोस आइलैंड्स पर उन्होंने जो देखा वो सच में हैरान करने वाला था। उन्होंने देखा कि एक ही तरह की चिड़िया है, फिंच, लेकिन अलग अलग द्वीपों पर उसकी कई किस्में हैं। किसी की चोंच बीज तोड़ने के लिए एकदम मोटी और मजबूत है, तो किसी दूसरे द्वीप पर उसी चिड़िया की चोंच कीड़े मकोड़े पकड़ने के लिए पतली और लंबी। मतलब चोंच का आकार वहां मिलने वाले खाने के हिसाब से बिल्कुल सटीक था। और यहीं डार्विन के दिमाग में वो बड़ा सवाल आया, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रजातियां एक जैसी ना रहें बल्कि समय और माहौल के हिसाब से बदल जाएं? तो इन्हीं सब अवलोकनों और सवालों ने उस महान सिद्धांत की नींव रखी जिसने जीव विज्ञान को समझने का एक नया तरीका दिया, यानी थियरी ऑफ एवोल्यूशन। अब डार्विन ने इस बदलाव को समझाने के लिए जो प्रक्रिया बताई उसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन। इसका मतलब बहुत आसान भाषा में ये है कि जो जीव अपने माहौल में खुद को बेहतर तरीके से ढाल लेते हैं, उनके जिंदा रहने और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के मौके बढ़ जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ऐसे समझते हैं। देखिए, किसी भी प्रजाति में थोड़ी बहुत भिन्नता तो होती ही है, और जीने के लिए एक संघर्ष भी लगातार चलता है। ऐसे में जो सबसे फिट होते हैं, मतलब जो माहौल के हिसाब से सबसे बेहतर होते हैं, वो जिंदा बचते हैं और अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। और फिर पीढ़ियों बाद वही फायदेमंद गुण उस प्रजाति में आम हो जाता है। मान लीजिए, कुछ हिरणों की गर्दन दूसरों से थोड़ी लंबी है। अब अगर सूखा पड़ जाए और घास खत्म हो जाए तो सिर्फ वही हिरण ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा पाएंगे, तो वो जिंदा रहेंगे और अपनी लंबी गर्दन का गुण अपनी अगली पीढ़ी को देंगे। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उस प्रजाति के ज्यादातर हिरणों की गर्दन लंबी हो जाएगी। और उनके सिद्धांत का एक और बड़ा और बहुत दिलचस्प पहलू था कॉमन एंसेस्ट्री का, यानी समान पूर्वज का। उनका कहना था कि धरती पर मौजूद सारा जीवन, चाहे वो इंसान हो, कोई पक्षी हो या फिर एक पेड़, सब एक ही कॉमन एंसेस्टर से निकले हैं। बिल्कुल एक ट्री ऑफ लाइफ की तरह, एक पेड़ की तरह जिसकी जड़ एक ही है लेकिन शाखाएं अलग अलग दिशाओं में फैली हुई हैं। अच्छा, अब जब ये विचार तैयार हो गया तो इसे दुनिया के सामने रखने की बारी आई। चलिए अब बात करते हैं उस क्रांतिकारी किताब की और उसे लेकर जो प्रतिक्रियाएं हुई उनकी। देखिए, डार्विन का ये विचार उस वक्त की प्रचलित सोच से एकदम अलग था। उस समय ज्यादातर लोग मानते थे कि सभी प्रजातियों को जैसा बनाया गया है वो हमेशा से वैसी ही हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन डार्विन का आइडिया बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रजातियां फिक्स्ड नहीं हैं, वो तो करोड़ों सालों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के जरिए धीरे धीरे बदलती हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय की सोच के लिए। और देखिए, जब 1859 में उनकी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश हुई तो पहले ही दिन सारी कॉपियां बिक गई। जाहिर है, विवाद तो बहुत हुए, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय ने उनके काम के महत्व को समझा। 1864 में उन्हें रॉयल सोसाइटी के सबसे बड़े सम्मान कोपले मेडल से नवाजा गया,
और सबसे बड़ी बात, 1882 में जब उनका निधन हुआ तो उन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में सर आइजैक न्यूटन के ठीक बगल में दफनाया गया। ये किसी भी वैज्ञानिक के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि डार्विन की विरासत क्या है, उनके काम का आज के मॉडर्न साइंस पर क्या असर है। चलिए इसे समझते हैं। हाँ, तो यही वो अहम सवाल है कि आज इतने सालों बाद भी डार्विन का काम हमारे लिए मायने क्यों रखता है, वो आज भी इतना प्रासंगिक क्यों है। असल में डार्विन के विचार आज भी हर जगह हैं, हमारे चारों तरफ। आज जब जेनेटिक्स और डीएनए की मदद से हम जीवों के कोड को पढ़ते हैं तो वो डार्विन के सिद्धांत की ही पुष्टि करता है। मेडिसिन की बात करें तो जब डॉक्टर बताते हैं कि कैसे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, वो असल में नेचुरल सिलेक्शन का ही एक जीता जागता उदाहरण दे रहे होते हैं। और तो और जब हम पर्यावरण को, जंगलों को बचाने की बात करते हैं तो हम कहीं न कहीं डार्विन के उसी आइडिया को मान रहे होते हैं कि इस धरती पर जीवन का हर रूप एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो चार्ल्स डार्विन का जीवन और उनका काम हमें एक बहुत ही सीधी सी लेकिन गहरी बात सिखाता है कि महान खोजों की शुरुआत अक्सर सिर्फ ध्यान से देखने और धैर्य रखने से होती है। उनका काम आज भी हमें यही प्रेरणा देता है कि पुरानी मान्यताओं पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय सवाल पूछें, सबूतों को देखें और सच्चाई की खोज करें।